हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिवेश कुमार में बात करने वाला हूँ इस मिशन के बारे में जो इजराइल की सबसे सक्सेसफुल मिशन जाना जाता है पूरी दुनिया में। इसके नाम से जाना जाता है। इस मिशन का नाम है अंडरमोल्ड मिशन। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस विमान चुने थे। इस विमान के लिए चुना गया था क्योंकि इसमें खराब एयरफील्ड भी हो, तेज लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते थे। ये छोटे रनवे भी बहुत प्रभावी थे और क्योंकि इसमें एक ऐसे देश में जाना था जहां कोई सहायता नहीं मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने बहुत सारा सामान भी साथ ले जाना था। यह विमान भारी भार उठाने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें कारगिल माना जाता काम के लिए। इस विमान को पिछले दरवाजे खुल जाता था जिसमें बहुत तेजी से सामान लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। पूरे मिशन में मर्सिडीज और लैंड रोवर गाड़ियां भी बहुत महत्वपूर्ण और आगे इनका कारण भी सामने आता है। इन बड़ी गाड़ियों को विमान के अंदर ले जाने में आसानी थी। इस विमान को सभी कमांडो सवार थे। जब विमान एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो उसमें अपनी लाइटें बंद कर दी, साथ ही 4 में से 2 इंजन भी बंद कर दिए ताकि आवाज कम हो सके। इसके बाद विमान धीरे धीरे एयरपोर्ट पर उतरना शुरू करते हैं। लैंडिंग के समय ही दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग तेजी से हो सके और लैंड होने के बाद में बैटरी साइड के संकेत बनाया जाता है ताकि बल्कि 3 विमान भी उसी लाइट की कोड के अनुसार उतर सके। अगर लड़ाई के दौरान युगांडा की सेना रनवे की लाइट बंद कर दे तो भ्रम पैदा करने की कोशिश करे तो भी उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके बाद विमान घूमकर पुराने रनवे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसमें पहले एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर बाहर निकलती है और यहाँ इनकी योजना यह थी कि इदी अमीन उस काफिले की तरह दिखाई दे जिसके साथ वह एयरपोर्ट पे आता था। वही गाड़ियाँ, वही नंबर प्लेट और वही झंडे लगाए थे। इसी नकली काफिले में सभी कमांडो बैठे इजरायली कमांडो नकली नंबर प्लेट और नकली झंडे लगा रखे थे। पूरा काफिला तैयार करके योनी नेतन्याहू और उनकी मुख्य टीम 29 कमांडो और 52 पैराशूट उनके साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद ये पुराने टर्मिनल की ओर बढ़ने लगते हैं और उसी समय इजराइल की बाकी 3 विमान भी एक एक करके रनवे पे उतर रहे थे। उनके बाद मौजूद टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षित कर रही थी और एक टीम नए टर्मिनल क्षेत्र को सुरक्षित किया था कि दूसरी टीम ने एक नए कंट्रोल टावर को नियंत्रण कर लिया था। कुल 53 मिनट का ये लोग एयरपोर्ट पर रहे और पूरा मिशन लगभग 30 मिनट में चला था। 7 हाईजैकर मारे गए और युगांडा की सेना 45 सैनिक भी मारे गए युगांडा के, और जबकि उन्हें निर्देश दिए गए थे किसी को मारा ना जाए। इसके बाद चारों विमान उड़ान भरकर केन्या पहुंचे जहां ईंधन रवाकर वे बाईपास इजराइल के उसी बेन गुरियम एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां उन्हें 27 जून को यात्री पेरिस जाने वाले रवाना हुए थे। इस ऑपरेशन समाप्त होने के बाद इदी अमीन बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना के प्रमुख को भी गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उसे शक था कि शायद उसकी मिली भगत ही होगी, क्योंकि विमान केन्या में ईंधन भरवाया था। इसीलिए इदी अमीन ने केन्या के खिलाफ भी कार्रवाई करने की सोच रहा था, लेकिन परिस्थिति के कारण उससे यह इरादा पूरा नहीं हो सका। एक बंधक डोरा बलोच जो फीमेल थी वो बीमार होने के कारण युगांडा की हॉस्पिटल में भर्ती कर दी गई थी। उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। लंबे समय उनका कोई पता नहीं चला। बाद में खबर सामने आई उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी की इदी अमीन ने उन्हें अगवा कर और उनकी हत्या करवा दी थी ताकि इजराइल से बदला लिया जा सके। इस ऑपरेशन में योनी नेतन्याहू अकेले ऐसे कमांडो थे जिनकी जान चली गई थी और उसके बाद इजरायली राष्ट्रीय नायक बन गए थे और ऑपरेशन के नाम से ऑपरेशन थंडरबोल्ट से नाम बदलकर ऑपरेशन योनाथन रख दिया था। बाद में उनके भाई बेंजामिन नेतन्याहू भी चुने गए चुनाव के लिए और जीतकर प्रधानमंत्री बने और आज भी इन अभियानों को दुनिया में सबसे सफल और सबसे खतरनाक माना जाता है।